Hello, my dear student. Once again, I am here. It's my second video for the national income in macroeconomics. Before we calculate the national income, before we understand the various method about the national income, it is necessary to understand the various concept about the national income. So, in this video also, I will explain some basic concept. The first concept is what is normal resident. तो इट मीन्स नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं, पहले वो समझना. नॉर्मल रेसिडेंट इट मीन्स जस्ट लाइक मी, दोज हु रिसाइड्स इन आवर कंट्री, जो यहीं पर रह रहे हैं कई सालों से, कुछ समय से, वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे. ओके, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस इज हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री. उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री के लिए ही होना चाहिए, वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे. अंडरस्टूड? इट मीन्स उनको नहीं कहलाएंगे, पहले वो देख लें. फॉरेन टूरिस्ट आए हैं, चले जाएंगे, देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज नॉट विद अस. स्टाफ, दोज हु आर वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस है, वर्ल्ड बैंक है, इनमें अगर काम करने वाले लोग हैं और हमारे यहाँ के वर्किंग कर रहे हैं, देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज नॉट विद अस, तो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड. देन international organization हो गया. Then employees of the international organizations are also not included in normal resident. Understood my point? तो normal resident are those who resides in country और जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री के लिए ही हो. तो इंपॉर्टेंट लाइन इसमें देखेंगे आप, नॉर्मल रेसिडेंट हेल्प करता है किस चीज को एस्टिमेट करने में? नेशनल प्रोडक्ट. Understood? It includes the production activity of the normal resident. So, normal resident is important concept in national income. Another concept is what is domestic territory. Domestic territory, the word itself says political boundary of a country. Political boundary, it means हमारे यहाँ की बाउंड्री के अंदर काम करने वाले लोगों को हम domestic territory में include करेंगे. But in national income एक वाइडर कंसेप्ट हम इसमें जोड़ते हैं. वो कौन से हैं? जैसे कि शिप्स, एयरक्राफ्ट विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट. इसीलिए मैंने नॉर्मल रेसिडेंट पहले बताया. नॉर्मल रेसिडेंट के ओन्ड एंड ऑपरेटेड करने वाली चीजों को भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करते हैं. अंडरस्टूड? जस्ट लाइक फिशिंग वेसल्स आल्सो, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, दीस आर आल्सो इंक्लूडिंग डोमेस्टिक टेरिटरी. अंडरस्टूड? सो डोमेस्टिक टेरिटरी हेल्प करता है एस्टिमेट करने में व्हाट? डोमेस्टिक प्रोडक्ट को. बट नॉर्मल रेसिडेंट एस्टिमेट हेल्प करता है, नॉर्मल रेसिडेंट हेल्प करता है क्या एस्टिमेट करने में? नेशनल प्रोडक्ट को. इट इंक्लूड द प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट. अंडरस्टूड? नॉर्मल रेसिडेंट यहाँ का है बट वो फॉरेन जाके कुछ काम करके वापस इंडिया में आता है. इट मींस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री के लिए है. अंडरस्टूड? तो वो बंदा कहलाएगा नॉर्मल रेसिडेंट. तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज कीप इन माइंड. कुछ और कंसेप्ट जैसे कि सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप, नॉर्मली मोस्टली स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है. बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अगर हम सिटीजनशिप की बात करें तो सिटीजनशिप क्या है? लीगल कंसेप्ट है. उसके अलावा अगर हम रेसिडेंटशिप की बात करें तो ये इकोनॉमिक कंसेप्ट है. लीगल कंसेप्ट है, इट मींस दोज पर्सन हु बॉर्न इन इंडिया और उनको लॉ अलाउ कर दे तो वो सिटीजनशिप मिल सकती है. अंडरस्टूड माय पॉइंट? बट इन रेसिडेंटशिप व्हाट हैपन? इट इज अ इकोनॉमिक कंसेप्ट. इट मींस ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहा है वो एक साल से हमारे यहाँ पर, हमारी कंट्री में एक साल से ज्यादा रह चुका है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री के लिए है, तो वो रेसिडेंटशिप कहलाएगा. सिटीजनशिप लीगल कंसेप्ट है और रेसिडेंटशिप इकोनॉमिक कंसेप्ट है. इजी टू अंडरस्टैंड? रेसिडेंटशिप इकोनॉमिक कंसेप्ट है. इट मींस हम नॉर्मल रेसिडेंट की बात करें तो उससे अगर इसको रिलेट करेंगे तो नॉर्मल रेसिडेंट और रेसिडेंटशिप में डिफरेंस देखिए. यहाँ पर भी बोल रहे हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसके साथ है? हमारी कंट्री के साथ, और नॉर्मल रेसिडेंट भी वही है. तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेसिडेंटशिप एंड सिटीजनशिप. अंडरस्टूड? नाउ सम मोर कांसेप्ट्स आर फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम. फैक्टर इनकम हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. फैक्टर इनकम लैंड लेबर कैपिटल थे. इट मींस वो प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में काम आने वाली चीजें थी. तो फैक्टर इनकम, द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल, these are included in
So I think you understand what is factor income. Now the transfer income. Transfer income, it means the income received by a person without rendering any service, any production or the productive services. It means just like pension. पुराने नहीं, ओल्ड एज वालों को पेंशन मिलती है, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बट उनको पेंशन मिल रही है, उनकी इनकम है, बट दैट इज नॉट प्रोडक्टिव सर्विसेज. दैट्स व्हाई द ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. So it means in national income only factor income is included. Understood? Now another concept is final goods and intermediate goods. Final goods it means for consumption purpose. कंज्यूम करने के लिए जो यूज हो रही है या जो प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के काम आता है, उसको हम फाइनल गुड्स बोलेंगे. बट अगर इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? वो गुड्स जो या तो रीसेल के लिए हो रहे हैं या फिर फर्दर प्रोडक्शन के काम आते हैं, वो वाले कहलाते हैं इंटरमीडिएट गुड्स. इट मींस विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स वी कैन प्रोड्यूस द फाइनल गुड्स. अंडरस्टूड? So intermediate goods are also not included in national income. तो दो चीजें हमने देखी जो इंक्लूड नहीं होती है. फर्स्ट थिंग ट्रांसफर इनकम एंड सेकेंड वन इज इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. सो अगर हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स समझ चुके हैं तो अब आपको और आसानी होगी कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स को समझने में. कंजम्पशन गुड्स इट मींस those which are used for the consumption, which satisfy the want of the consumer directly. Understood? तो consumption goods वो वाले goods हुए जो कि हम directly consume करने के लिए यूज करते हैं. उसके ठीक opposite अगर capital goods की बात करें, these capital goods are help in the production of other goods. तो capital goods further production के काम में आते हैं. ठीक है? तो capital goods included the fixed assets are also फिक्स्ड एसेट्स भी इस कैपिटल गुड्स में इंक्लूड होंगे. सो आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस भी आ गया आपको समझ में, और कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स भी आपको इजीली समझ में आ गए. कंजम्पशन गुड्स व्हिच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, और कंजम्पशन गुड्स सैटिस्फाई द वांट ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली. अंडरस्टूड? नाउ आई थिंक इन 11th क्लास यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेप्रिसिएशन. सो यहां पर भी डेप्रिसिएशन हम यूज करने वाले हैं. डेप्रिसिएशन का कांसेप्ट आप समझें. डेप्रिसिएशन इट इज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड अप. कुछ पार्ट हम फिक्स्ड एसेट्स का, फिक्स्ड मशीनरी का, बिल्डिंग का यूज करते हैं प्रोडक्शन में, उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं. या फिर जो हमारी वैल्यू कम हुई उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं. अंडरस्टूड? सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में यही डिफरेंस होगा. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, पूरे इन्वेस्टमेंट में से जब हमने डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया, इट गिव्स अस व्हाट? नेट इन्वेस्टमेंट. इट मींस अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से मैं डेप्रिसिएशन को लेस कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट. ठीक है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इट गिव्स अस नेट इन्वेस्टमेंट. नेट इन्वेस्टमेंट में जब हम प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो वो हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट देगा. अंडरस्टूड? सो बेसिक कंसेप्ट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इट गिव्स अस व्हाट? नेशनल इनकम. नॉट नेशनल इनकम, नेट इन्वेस्टमेंट. नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस. डेप्रिसिएशन को लेस करना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट मिलता है. नेट इन्वेस्टमेंट में हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे तो हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मिलेगा. नाउ अनदर कांसेप्ट इज NIT. NIT इट मींस द फुल फॉर्म ऑफ NIT इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इट मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जब हम टैक्स में से माइनस सब्सिडी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज टैक्स. टैक्स व्हिच इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट, जो हमसे गवर्नमेंट लेती है. और सब्सिडी क्या हुई? सब्सिडी जो हमें गवर्नमेंट दे रही है, हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है. हमें इट मींस दोज हु आर प्रोड्यूसर,
जो प्रोड्यूसर्स है उनको दे रही है। तो अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालना चाहेंगे तो हमें कैसे मिलेगा वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? जब हम टैक्स में से डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं तो हमें मिलता है व्हाट? टैक्स को लेस करने से हमें टैक्सेस में से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलेगा। अंडरस्टूड? अब ये हमें क्यों जरूरत है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सिंपल सी बात है, किसी भी प्रोडक्ट का कुछ मार्केट प्राइस होता है। अंडरस्टूड? मार्केट प्राइस, इट मींस इस मार्केट प्राइस में से अगर माइनस टैक्स करूंगा मैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा उसका फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट जितने में वो प्रोडक्ट बना था। तो इट मींस मार्केट प्राइस में से एनआईटी को माइनस करने से हमें फैक्टर कॉस्ट मिलता है, और फैक्टर कॉस्ट में जब हम वापस एनआईटी को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मार्केट प्राइस। अंडरस्टूड? तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, मार्केट प्राइस में एनआईटी इंक्लूडेड है और फैक्टर कॉस्ट में से एनआईटी हटा चुके हैं। मतलब मार्केट प्राइस में से अगर हम एनआईटी को लेस करेंगे तो हमें फैक्टर कॉस्ट मिलता है। अंडरस्टूड? तो अनदर कांसेप्ट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमने शुरुआत में पढ़ा था नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में, वो चीज यहां पर भी समझना पड़ेगी आपको। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट मींस ऐसी इनकम जो हमें अब्रॉड से मिली है। इट मींस हमारे नॉर्मल रेसिडेंट जो फॉरेन कंट्री में अपना बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी तरीके से अर्न करके हमारे देश के लिए अर्न कर रहे हैं, वो कहलाएगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इट मींस अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दूं डोमेस्टिक इनकम में, तो वो हमें क्या देगा? नेशनल इनकम। अंडरस्टूड? इट मींस डोमेस्टिक इनकम जितनी भी हुई, हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर हमने जितना कमाया, उसके अलावा कुछ नॉर्मल रेसिडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉरेन कंट्री से हमारे देश के लिए कमाया। नॉर्मल रेसिडेंट, इट मींस दोस whose economic interest also lies with our country। अंडरस्टूड? तो वो वाली इनकम भी तो हम हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। सो अगर हम देखें कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में डिफरेंस क्या है? डोमेस्टिक इनकम, तो नेशनल इनकम में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगी? डोमेस्टिक इनकम। इट मींस ये इनकम वो है जो फॉरेन कंट्री से आई है। ओके, तो हमारे देश की इनकम या हमारे घर में जो हमने कमाया वो हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। इसी डोमेस्टिक इनकम में से जब इस डोमेस्टिक इनकम में हम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA इसमें ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा नेशनल इनकम। तो अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा, नेशनल इनकम में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। किसमें ऐड करते हैं? डोमेस्टिक इनकम में। डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट गिव्स अस नेशनल इनकम। इसीलिए ये नॉर्मल रेसिडेंट और डोमेस्टिक टेरिटरी का कांसेप्ट भी जरूरी था। ठीक है, और भी हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। प्लीज गो थ्रू दिस वंस अगेन एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक कांसेप्ट देन it is easy to understand the calculation of various methods of national income. Okay, thank you.